इंट्रोडक्शन। इन्वेस्टमेंट ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हर उम्र का व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। इन्वेस्टमेंट करना तो सब चाहते हैं, लेकिन सब जानते नहीं कि ये कैसे करना है। कुछ को लगता है कि वो अपने पैसे जमा करके रखें, जिससे वो पैसा उनके पास हमेशा रहे। कुछ का मानना होता है कि उनको अपना पैसा ब्याज पर चलाना चाहिए, और कुछ का ये मानना भी होता है कि उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपको इन तीन ऑप्शन में स्टॉक मार्केट वाला ऑप्शन सबसे रिस्की और सबसे प्रॉफिटेबल लग रहा होगा। अगर हाँ, तो ये बुक समरी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे अंकित सिद्धू और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर बुक समरी, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। ये ऑडियो बुक एक बिलवड इन्वेस्टमेंट बुक पर बेस्ड है। ये बुक 1957 में फिलिप ए फिशर ने लिखी थी, जिसको दोबारा रिवाइज उनके बेटे ने सन 2002 में किया था। आज की तारीख में भी ये बुक एक सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट गाइड मानी जाती है। इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कमाना एक चीज होती है और सही इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाना अलग चीज होती है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर यूथ में काफी ज्यादा अवेयरनेस और जागरूकता बढ़ गई है। हर पढ़ा लिखा इंसान आज कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के टॉपिक को लेकर डिबेट कर रहा है, पर इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें कब और कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक्स को कब खरीदना है और कब बेचना है। इन सब का सही नॉलेज और परफेक्ट जानकारी हमारी लाइफ बदल सकती है। इस बुक समरी में न केवल हम आपसे शेयर करेंगे कि ऐसे इन्वेस्टमेंट कैसे करने हैं, बल्कि साथ में ये भी शेयर करेंगे कि इन इन्वेस्टमेंट से आप लोग कैसे अपना और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो अब बिना देरी किए इस बुक समरी की हम शुरुआत करते हैं। साथ ही आपको इन्वेस्टिंग के मामले में कैपेबल बनाने का सफर भी शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, फिलिप ए फिशर के द्वारा लिखी गई बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स की बुक समरी, क्लूज फ्रॉम द पास्ट। इस बुक समरी के पहले अध्याय में हम आपको कुछ हिस्टोरिकल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे और ये भी शेयर करेंगे कि कैसे आप इन पुराने इन्वेस्टमेंट से सीख ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास बैंक में कुछ एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, जिनको आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जमा किया था। तो आपको ये देखकर लगता है कि इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप इन पैसों से कॉमन स्टॉक्स खरीदने का फैसला करते हैं। आपके इस डिसीजन के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी रेगुलर इनकम से ज्यादा कमाना चाहते हो, या हो सकता है कि आप अपने देश के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि आप भी उन लोगों में से हो जिनका ये मानना है कि अगर आपने कोई फोर्ड कंपनी जैसी एंटरप्राइज शुरू की होती तो आप भी आज कहां पर होते। इससे ये पता चलता है कि आप अपने और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक पूंजी छोड़ के जाना चाहते हैं, या हो सकता है कि इन सारी चीजों का मिक्सचर आपको कॉमन स्टॉक्स लेने के लिए इंस्पायर कर रहा हो। पर कुल मिलाकर अगर आप कॉमन स्टॉक्स खरीदने की कगार पर हैं, तो आप पैसे कमाने की लालसा रखते हैं। इसलिए ये लॉजिकल है कि आप कॉमन स्टॉक खरीदने से पहले ये देखेंगे कि किस कॉमन स्टॉक से सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा चुका है। ये जानने के लिए आपको पुराने स्टॉक ट्रेड उठाकर देखने होंगे। अगर आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट की ओर एक कैजुअल नजर भी डालते हैं, तो आपको ये साफ नजर आएगा कि दो बहुत ही अलग मेथड से ट्रेडिंग की जा रही है। ये दोनों ही मेथड सक्सेसफुल रहे हैं, जिस कारण ये तय करना अक्सर मुश्किल हो जाता है कि आखिर किस मेथड को फॉलो करना चाहिए। 19th सेंचुरी और शुरुआती 20th सेंचुरी में अनेक बड़े फॉर्च्यून और बहुत से छोटे फॉर्च्यून बिजनेस साइकिल पर सट्टा लगाकर बनाए गए थे। उस समय वही लोग कॉमन स्टॉक्स की दुनिया में सफल होते थे जिनके अच्छे फाइनेंशियल कनेक्शंस हुआ करते थे। इसके पीछे का कारण यह था कि इस समय की बैंकिंग कंडीशन बहुत ही नाजुक थी। आज की तरह उस समय भी अच्छी कंपनी ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना आज है। मार्केट में फ्लक्चुएशंस उस समय भी उतने ही होते थे जितने आज होते हैं। उस समय भी वही ट्रेडर सफल होता था जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखता था और सारे फ्लक्चुएशंस के बाद भी एक ही कंपनी के साथ टिका रहता था, न कि वो जो स्टॉक को सस्ते में खरीदता था और उसे चंद पैसों के प्रॉफिट के लिए बेच देते थे। अगर आप ये चीज सुनकर चौंक उठे हैं तो चौंकिए मत। आज भी ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हैं और जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर ऐसी कुछ ही कंपनीज होंगी जिनका 25 से 50 साल पहले स्टॉक $10,000 पर होगा और आज की डेट में उनका स्टॉक $225,000 पर पहुंच गया होगा। कुल मिलाकर अगर कोई इन्वेस्टर उस समय ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता तो वो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक वरदान देकर गया होता। अगर आप सोच रहे होंगे कि हाँ, जिन्होंने उस समय इन्वेस्ट किया आज उनके बच्चे उस चीज का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन क्या आज भी ऐसी कंपनी है जिन पर हम इन्वेस्ट करके ऐसा कुछ अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कर सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब इतना सीधा नहीं है। इसको समझने के लिए आपको स्टॉक मार्केट और स्टॉक्स पर डिटेल्ड अटेंशन देनी होगी।
आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज के युग में इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज न केवल अच्छी हैं बल्कि बेहतर भी हैं। इस चेंज का एक कारण आज का मैनेजमेंट सिनेरियो भी है। आज के युग में ये जरूरी नहीं है कि फैमिली बिजनेस फैमिली का कोई मेंबर ही संभालेगा, बल्कि अब व्यापार उसी को सौंपा जाता है जो उसके काबिल हो। अगर कोई कंपनी ऐसा करने से कतराती है तो उसके स्टॉक होल्डर उस कंपनी का साथ छोड़ देते हैं। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में न केवल ओनर्स महत्व रखते हैं बल्कि बाहरी स्टॉक होल्डर्स भी डिसीजन मेकिंग में बराबर का हक रखते हैं। यही कारण है कि आज के युग में टैलेंट को नेपोटिज्म से ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस चेंज के अलावा एक और बड़ा चेंज जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में आया है वो है कॉर्पोरेट रिसर्च और इंजीनियरिंग लेबोरेटरी में बढ़ावा। ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि इससे स्टॉक होल्डर का क्या फायदा। तो इस बुक के लेखक के अनुसार इस नई रिसर्च ग्रुप ने कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के साथ जुड़कर इन्वेस्टर्स के लिए एक सोने की खदान खोल दी थी। आज भी काफी इन्वेस्टर्स हैं जिनको इस बारे में बहुत कम नॉलेज है। इस रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत 1920 में हुई थी, पर इसने तेजी एडोल्फ हिटलर के मिलिट्री पर्पस के कारण पकड़ी थी। एक सर्वे के अनुसार सन 1953 में प्राइवेट कंपनीज 3.7 बिलियन डॉलर्स खर्च करती थी और वहीं सन 1956 में यही इन्वेस्टमेंट बढ़कर 5.5 बिलियन डॉलर्स पहुंच गया और सन 1959 तक यह इन्वेस्टमेंट 6.3 बिलियन डॉलर्स पहुंच गया था। इसके साथ ही अब कंपनीज के प्रॉफिट्स भी बढ़ने लगे थे, खासकर उन प्रोडक्ट से जो इस रिसर्च के बिना बन ही ना पाते। लेकिन रिसर्च वर्क के भी दो साइड्स थे। कई बार ऐसा होता था कि जिस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत रिसर्च की गई या बहुत पैसा लगाया गया हो और अगर वो फेल हो जाए तो कंपनी और शेयर होल्डर्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। इस कारण स्टॉक होल्डर्स का कंपनी में इंटरफेरेंस जरूरी माना गया है, खासकर ये चेक करना कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कॉस्ट ज्यादा तो नहीं जा रही है। रही बात ऐसी कंपनी ढूंढ पाने की जो फ्यूचर में चलकर बूम कर जाए, तो ये दोनों गुड लक और गुड सेंस की बात है। हो सकता है आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो इस समय तो छोटी हो लेकिन बाद में चलकर काफी बड़ी होने में सफल हो जाए। लेकिन ऐसी कंपनी को ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। पर इस काम को आप आसान कर सकते हैं अच्छी एनालिसिस करके। एक अच्छी एनालिसिस वैसे ही काम करती है जैसे एक बड़ा मैग्नेट भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने में काम करता है। ये एनालिसिस करने के लिए आपको पास्ट कंपनी का सहारा लेना जरूरी है। पास्ट हम लोग को और भी क्लू देता है कि कैसे अपनी रिसर्च ऑर्गेनाइज करनी है, कैसे इंटर रिलेटेड प्रोडक्ट लाइंस को मार्केट में इकोनॉमिकली वर्थवाइल बनानी है और कैसे उनके अंदर इंटरेस्ट जगाना है। इससे ये क्लियर होता है कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो डे टू डे टास्क में ज्यादा सफल हो, ना कि उन कंपनीज पर जो फ्यूचर की प्लानिंग ही करती रह जाएं। तो इस अध्याय से ये मिसकंसेप्शन तो क्लियर हो जाता है कि ऐसी कंपनीज नहीं बची है जो आगे जाके बड़ी बन जाएं, बल्कि अब तो इन्वेस्टमेंट की और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अब इस बुक समरी के अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्कटल बट मेथड का इस्तेमाल करके आप अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्कटल बट मेथड का इस्तेमाल। इस बुक समरी के पिछले अध्याय में हमने जाना कि आखिर कैसे हम पास्ट इन्वेस्टमेंट पर रिसर्च करके आज भी अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस अध्याय में हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे स्कटल बट मेथड का इस्तेमाल करके हम अच्छे इन्वेस्टमेंट के तरीके ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस मेथड से आपको डायरेक्टली कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जिसमें आप इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लें। इस मेथड को हर इन्वेस्टर इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन किसी इन्वेस्टर के पास इतना समय नहीं है कि वो इस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए खुद सारी रिसर्च करे। अगर वो इस टास्क में लग गया तो उसके पास इन्वेस्टिंग का टाइम ही नहीं बचेगा। इसमें बेसिकली इन्वेस्टर उस कंपनी की पूरी रिसर्च करता है। इस रिसर्च के लिए उसे वहां की इनर वर्किंग जानना बहुत जरूरी है। ये सब जानने के लिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक अच्छा प्रोफेशनल एडवाइजर हायर करे। तब जाकर इन्वेस्टर ऐसी पोजीशन पर पहुंच पाएगा जब उसे समझ आए कि एडवाइजर और इस मेथड का उपयोग करने से उसे क्या फायदा हुआ है। जब कोई भी इन्वेस्टर इस मेथड का इस्तेमाल करना सीख जाता है तो वो खुद भी हैरान हो जाता है कि उसके पास कितने मौके आते हैं अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के, वो भी बस इसलिए क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने पहले ही सारा होमवर्क कर रखा है, जिससे इन्वेस्टर को ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्ट करने का ही मौका मिलता है। इस तरीके के अलावा इन्वेस्टर चाहे तो बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करके खुद भी ये काम कर सकता है। स्कटल बट मेथड इस्तेमाल करने के लिए इन्वेस्टर को सबसे पहले एक बिजनेस ग्रेप वाइन बनानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जिस भी बिजनेस में वो इन्वेस्ट करने की सोच रहा है उस बिजनेस की थॉरो रिसर्च करनी पड़ेगी, जिससे एक चार्ट पर उस बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाया जा सके। इसका पता कंपनी के शेयर होल्डर्स, पब्लिक ओपिनियन और यहाँ तक कि कंपनी द्वारा की गई लेटेस्ट रिसर्च से भी लगाया जा सकता है। अगर आप तब भी श्योर फील नहीं करते तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं
आप उसमें और उस कंपनी जैसी 5 और बड़ी कंपनीज में जाकर उनसे 5 इंटेलिजेंट प्रश्न पूछें जो उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस के इर्द गिर्द ही होंगे। आपको खुद भी शौक लगेगा कि केवल कंपनी में जाकर बात करने से आपको कंपनी के बारे में कितनी नॉलेज मिल सकती है। इन 4 मेथड के अलावा अगर आप कंपनी के बारे में और इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप बोनांजा कंपनी की मदद भी ले सकते हैं। ये ग्रुप उस कंपनी के पुराने एम्प्लॉयज का होता है। इस ग्रुप से आप कंपनी के हर एक डर्टी सीक्रेट्स जान सकते हैं और वहां के वर्क एनवायरनमेंट के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस ग्रुप के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट हो सकता है वो लोग अपनी पुरानी कंपनी के खिलाफ बैड माउथिंग या अफवाह फैला रहे हों, जिस कारण आपको इनकी दी गई हर इंफॉर्मेशन को डबल चेक और क्रॉस चेक दोनों करना पड़ता है, जो कि एक बहुत टीडियस टास्क साबित हो सकता है। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को पिछली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से मिलता जुलता होना चाहिए। ज्यादातर बड़ी कंपनीज की इंफॉर्मेशन इतनी क्रिस्टल क्लियर होती है कि इन्वेस्टर पहले ही समझ जाता है कि क्या उसको इस कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं। यदि उसे लगता है करनी चाहिए तो अधूरी इंफॉर्मेशन को पूरा करने के लिए कंपनीज के ऑफिसर से बात करनी चाहिए। एक अच्छे इन्वेस्टर की यही पहचान होती है कि वो पूरी रिसर्च किए बिना किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना सही नहीं समझता है। अब इन्वेस्टर जब जान जाता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इसके बाद उसके सामने एक और चुनौती खड़ी होती है कि आखिर कौन से कॉमन स्टॉक्स उसे खरीदने चाहिए। ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारी बुक समरी।